हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी लीगल एड क्लिनिक्स रेगुलेशंस 2011। डेट मीन्स इस वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिसूचना जो विनिमय 2011 का आया हुआ है, और इस रेगुलेशन 2011 को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कमेंट किया था इसके ऊपर वीडियो बनाने का, और जो भी कैंडिडेट्स एमपी डीएलओ एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किए हुए हैं या फिर कोई अदर एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी आप इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेक्शन, जितने भी है सेक्शन वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, और लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड कुछ देख लेंगे। तो साथ में जितने भी कैंडिडेट्स अभी फ़िलहाल में एमपीडीएल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रखे हैं, तो आप सभी के लिए हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगा जो एमपीडीएल एग्ज़ाम के नाम से है। वहाँ पर आप सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो देख सकते हैं, और जो भी कैंडिडेट्स देखना चाह रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से भी डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। और साथ में इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिस्कस करने वाले हैं। तो कई बार यहाँ पर वीडियो लंबा हो जाता है, तो इसलिए कुछ ऐसे चीज़ को मैं या फिर इंग्लिश और हिंदी में ही डिस्कस करूँगा, तो मैं दोनों में कंपल डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप दोनों को स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। तो मैं इसे बताऊंगा जो आप सभी को देखना है वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए, तभी इस रेगुलेशन 2011 को आप सही से समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस रूल्स को। तो यहाँ पर सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रेगुलेशन 2011। इसके अंतर्गत लीगल एड क्लिनिक्स के बारे में हमें पढ़ना होता है, जो आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, और इसे हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इस एक्ट को जो लाया गया है वो सेक्शन 29 लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंतर्गत में यहाँ पर लाया गया है, और प्रोविजन सेक्शन 4 में भी जो एक्ट के अंतर्गत सेंट्रल अथॉरिटी के पास ये पावर दिया गया है, तो उनके द्वारा इस एक्ट में यहाँ पर इस रेगुलेशन 2011 को लाया गया है। और इसमें जो हम बात करें सेक्शन 1 की, तो यहाँ पर शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट है। तो पहला इस एक्ट को जो हम कहते हैं वो देखे तो इस एक्ट का नाम है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी लीगल एड क्लिनिक्स रेगुलेशन 2011, इस एक्ट का नाम हुआ। और यहाँ पर कुछ डेफिनेशन है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 2 में डेफिनेशन है, और इसके अंतर्गत सब क्लाउज ए में एक्ट को डिफाइन किया गया है। एक्ट मीन्स क्या होता है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 उनके अंतर्गत में यहाँ पे बनाया गया है। और सब क्लाउज बी के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट एडीआर सेंटर मीन्स डिस्ट्रिक्ट अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजुलेशन सेंटर जो इस्टेब्लिश किया गया है, जो फंड ऑफ 13 फाइनेंस कमीशन के साथ इस्टेब्लिश किया गया था। और इसमें इंक्लूड है जैसे कि अदर फैसिलिटी भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, जैसे यहाँ पर न्याय सेवा सदन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, तो वो सब सारे न्याय सेवा सदन ये सब जितने भी फैसिलिटी अवेलेबल करवाया गया है वो डिस्ट्रिक्ट एडीआर सेंटर के अंतर्गत यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। और सी क्लाउज में लीगल एड क्लिनिक्स को डिफाइन किया गया है। इसके अंतर्गत फैसिलिटी यहाँ पर दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा, जो यहाँ पर बेसिक लीगल सर्विस प्रोवाइड किया जाए वो सारे विलेजर्स को जिनके पास वो वैसे असिस्टेंट्स पहुँचाया जाए, जो वॉलेंटियर और लॉयर्स के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए, और फ्री में वहाँ पर उन्हें ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में यहाँ पर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो भी बेसिक हेल्थ सर्विसेज के द्वारा यहाँ पर जो भी लोकलिटी में उस पीपल होंगे उन्हें ये प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें लीगल एड क्लिनिक भी एड है, जो यहाँ पर लॉ कॉलेजेस या फिर लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा भी यहाँ पर इनके द्वारा भी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये डिफाइन किया हुआ है लीगल एड क्लिनिक्स सब क्लाउज सी के अंतर्गत सेक्शन 2 में। नेक्स्ट यहाँ पर सब क्लाउज डी है लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन। इसका मीनिंग होता है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या फिर तलाक लीगल सर्विस कमेटी, ये जैसा इसके अंतर्गत इंस्टीट्यूशन को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है पैनल लॉयर। इसका जो मीनिंग है जो भी पैनल लॉयर सिलेक्ट किए गए हैं रेगुलेशन 8 नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अंतर्गत में, और वो फ्री एंड कम्पिटेंट लीगल सर्विसेज होंगे जो रेगुलेशन 2010 के अंतर्गत में उस पैनल लॉयर के अंतर्गत में जिनका भी नाम होगा वो इस रेगुलेशन 8 के अंतर्गत में यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे। और एफ में यहाँ पर है पारा लीगल वॉलेंटियर। डेट मीन्स पारा लीगल वॉलेंटियर क्या होता है, तो जो भी पारा लीगल वॉलेंटियर ट्रेन किए गए हैं वो लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन के द्वारा उन्हें ही यहाँ पर पारा लीगल वॉलेंटियर कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ जी पर है रिटेनर लॉयर्स। डेट मीन्स यहाँ पर रिटेनर लॉयर जो सिलेक्ट किए जाएंगे रेगुलेशन 8 नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 के अंतर्गत जो फ्री एंड कम्पिटेंट लीगल सर्विस प्रोवाइड करवा सके, तो उन्हें रिटेनर लॉयर भी कह सकते हैं। और एच सब क्लाउज है सेक्शन मीन्स यहाँ पर जो भी इस एक्ट के अंतर्गत यहाँ पे धारा दिया गया हुआ है वो सेक्शन एच में हमें देखना है। तो अगर आप हिंदी में देखना चाहेंगे तो राष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरण विनियम 2011 है, जो केंद्र के द्वारा यहाँ पर
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा धारा 29 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे लाया गया है। और यहाँ पर जो भी अधिनियम धारा 4 है उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित विनियम बनाता है। तो ये चीज़ डिफाइन किया गया है, इसको लाया गया है सेक्शन 29 को 1987 एक्ट के द्वारा लाया गया है। यहाँ पर धारा 1 है जो इस एक्ट को कहा गया है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम 2011। और परिभाषा की बात करें तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, अधिनियम का डिफाइन किया गया है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अभिप्रेत है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्लॉज में जिला आवासीय केंद्र, इसमें 13वें वित्त आयोग की निधि से स्थापित जिला अनुकूलित विवाद समाधान केंद्र अभिप्रेत है, और जिसके अंतर्गत ऐसी अन्य समान सुविधाएं जैसे जिला स्तर पर न्याय सेवा सदन भी है। तो ये चीज़ दिया हुआ है सब सेक्शन बी में। नेक्स्ट यहाँ पर सब क्लाउज सी है विधिक सहायता क्लिनिक। डेट मीन्स से परिक्षेत्र से लोगों को आधारीय व्यवस्थाएं सेवाएं उपलब्ध कराने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तरह प्राविधिक स्वयंसेवक या वकीलों की सहायता से ग्रामीणों को आधारीय विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थापित सुविधाएं अभिप्रेत है, और जिसके अंतर्गत विधि महाविद्यालय और विधि विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले विधिक सहायता क्लिनिक भी है। तो ये डिफाइन किया हुआ है सी में। और उसी तरीके से डी में है विधिक सेवा संस्था। डेट मीन्स यथास्थिति कोई राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या फिर तालुक विधिक सेवा समिति अभिप्रेत, ये सब सारे डिफाइन किया गया हुआ है इसके अंतर्गत में। नेक्स्ट है पैनल वकील। अब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम 2010 में ये विनियम 8 के अधीन चयनित पैनल वकील अभिप्रेत है। नेक्स्ट है पराविधिक विधिक सेवा संस्था द्वारा परीक्षित कोई पराविधिक स्वयंसेवक अभिप्रेत है। उसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट है पक्ष वकील, जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम 2010 के विनियम 8 के अधीन चयनित पक्षीय वकील अभिप्रेत है। नेक्स्ट धारा जो इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है। और यहाँ पर क्लाउज 2 दिया हुआ है सभी अन्य शब्द और पदों को जो इन विनियमों में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित है वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में है। तो ये डिफाइन किया गया हुआ है क्लाउज 2 के अंतर्गत सेक्शन 2 में। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है विधिक सहायता क्लिनिक की स्थापना। तो आप इसे इंग्लिश और हिंदी में दोनों में स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर विधिक सहायता क्लिनिक की स्थापना किया गया है सेक्शन 3 के अंतर्गत। अब यहाँ पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सभी ग्रामों में या फिर ऐसे ग्रामों के आकार पर आधारित या फिर विशेषताएं जहां लोग विधिक सेवा संस्थाएं तक पहुंचने के लिए भौगोलिक, सामाजिक या अन्य अवरोध कर सामना करते हैं, अन्य ग्रामों के किसी समूहों के लिए विधिक सहायता क्लिनिक की स्थापना करेगा। डेट मीन्स यहाँ पर उन वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता किया जाएगा जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा हर एक ग्रामीण या फिर ग्राम में किया जाएगा या फिर समूह में किया जाएगा जहाँ पर लोग संस्था तक पहुँच नहीं पाते हैं या फिर किसी तरह का भौगोलिक या सामाजिक या फिर और किसी चीज़ का वो सामना कर रहे हो। तो ऐसे चीज़ में उन ग्राम लोगों को जो भी होंगे लोग उन्हें यहाँ पर इनकी सहायता की जाएगी क्लिनिक की स्थापना करके। नेक्स्ट है विधिक सहायता क्लिनिक में निःशुल्क विधिक सेवाओं के लिए पात्रता मानदंड। यहाँ पर सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है जो प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 12 में विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है विधिक सहायता क्लिनिकों से निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने का पात्र होगा। तो यहाँ पर धारा 12 के अंतर्गत जो भी मानदंडों को पूरा करेगा उसे यहाँ पर इसके तहत विधिक सेवा उन्हें प्राप्त की जाएगी, उन्हें सहायता दी जाएगी क्लिनिक से। तो ये चीज़ डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 4 में। नेक्स्ट यहाँ पर है सेक्शन 5 में क्या डिफाइन किया हुआ है विधिक सहायता क्लिनिक का प्रबंध ग्रामिक। तो यहाँ पर क्लाउज 1 में विनियम 3 के अधीन स्थापित प्रत्येक विधिक सहायता क्लिनिक में विधिक सहायता क्लिनिकों के कार्य समय के दौरान कम से कम 2 पारा विधिक स्वयंसेवक उपलब्ध रहेंगे। तो यहाँ पर सेक्शन 3 के अंतर्गत जो भी विधिक सहायता क्लिनिक स्थापित किया जाएगा वहाँ पर कम से कम 2 पारा विधिक स्वयंसेवक उपलब्ध रहना जरूरी है, जो डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 5 में। क्लाउज 2 में दिया हुआ है क्षेत्र अधिकारिता रखने वाले विधिक सेवा संस्थान या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सहायता क्लिनिकों में प्रशिक्षित परा विधायक स्वयंसेवकों को तैयार कर सकेंगे। और क्लाउज 3 में दिया हुआ है जब विधिक सहायता क्लिनिकों में वकील को तैनात किया जाता है ऐसे क्लिनिकों में लगे हुए पारा विधिक स्वयंसेवकों का यह कर्तव्य होगा कि वह वकीलों को अर्जी, आवेदन, अभिवचन और अन्य विधिक दस्तावेजों के प्रारूपण में सहायता करे। तो ये दिया हुआ है 3rd क्लाउज में। नेक्स्ट क्लाउज है 4 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पराविधायक स्वयंसेवकों को उनके लंबी अवधि के भविष्य के उत्थान के लिए विधि में डिप्लोमा या डिग्री के लिए प्रोत्साहित कर सकेगा। तो ये दिया हुआ है सेक्शन 5 के अंतर्गत जहाँ पर विधिक सहायता क्लिनिक का प्रबंध जो ग्रामीण होंगे उनके लिए सहायता के लिए वो सेक्शन 5 में डिफाइन किया हुआ है। अब इसी चीज़ को हम इंग्लिश में देखेंगे जो सेक्शन 3 से 5 तक होगा। तो यहाँ पर सेक्शन 3 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीगल एड क्लिनिक्स है। रेट मीन्स यहाँ पर
जो भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उनके द्वारा यहाँ पर फाइनेंशियल तौर पे वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा लीगल एड क्लिनिक्स। जो भी गांव होंगे या फिर ऐसे गांव जो कि विलेजर्स वहाँ पे डिपेंड किसी भी तरह के जियोग्राफल डेट मीन्स जियोग्राफिकल और सोशली वहाँ पे वो ऐसे बैरियर में बंधे हुए हैं, तो उन्हें लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन के द्वारा पर वहाँ पर उस ग्रामीण में इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो इनके द्वारा फ्री में लीगल एड क्लिनिक्स दिया जाएगा हर एक गाँव के लोगों को। साथ में सेक्शन 4 है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फ्री लीगल सर्विसेज इन द लीगल एड क्लिनिक्स। डेट मीन्स यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए फ्री लीगल सर्विस लेने के लिए लीगल एड क्लिनिक्स को, तो फिर वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है जो भी पर्सन यहाँ पर फुलफिल करेंगे जो भी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड है सेक्शन 12 में, वो सब सारे कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है कि वो फ्री लीगल सर्विस लीगल एड क्लिनिक्स के अंतर्गत में ले पाए। तो सेक्शन 12 में जो भी क्राइटेरिया दिया हुआ है उसे फुलफिल करना पड़ेगा हर एक पर्सन को। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 5 है द पर्सनल मानिंग द लीगल एड क्लिनिक्स। डेट मीन्स यहाँ पर द पर्सनल मानिंग द लीगल एड क्लिनिक्स दिया हुआ है, जो हर एक लीगल एड क्लिनिक्स इस्टेब्लिश किया गया है रेगुलेशन 3 के अंतर्गत। उनके पास एटलीस्ट 2 पारा लीगल वॉलंटियर होना जरूरी है जब भी वर्किंग आवर हो लीगल एड क्लिनिक्स में। और क्लास 2 में दिया हुआ है जो भी लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर जो भी उनको क्षेत्र दिया गया है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा या फिर जो भी वहाँ पर डिप्यूट किया गया है ट्रेंड पारा लीगल वॉलंटियर, जो कि वहाँ पर ट्रेंड पारा लीगल वॉलंटियर ही भेजा जाना चाहिए लीगल एड क्लिनिक्स पर। थर्ड क्लास के अंतर्गत जो भी लॉयर वहाँ पर लीगल एड क्लिनिक्स में डिप्यूट किए गए हो उनका ड्यूटी है कि पारा लीगल वॉलंटियर उन्हें जितने भी लॉयर हैं उन्हें असिस्ट करें, उन्हें हेल्प करें ड्राफ्टिंग करने में, पिटीशन और एप्लीकेशन प्लीडिंग वगैरह लीगल डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने में, और उन्हें हेल्प किया जाएगा पारा लीगल वॉलंटियर के द्वारा ही लॉयर्स को हेल्प किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्लास 4 के अंतर्गत जो भी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो इंकरेज करेंगे पारा लीगल वॉलंटियर को ताकि वो ऑब्टेन ले सके डिप्लोमा या फिर डिग्री इन लो, और वो आगे भी अपने लाइफ में इस चीज़ में लगे रह सकते हैं इस डिग्री के द्वारा। तो ये चीज़ दिया हुआ है सेक्शन 5 के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है सेक्शन 6, यहाँ पर डिप्यूटिंग लॉयर्स टू दी लीगल एड क्लिनिक्स। डेट मीन्स विधिक सहायता क्लिनिक में वकीलों को तैनाती। तो जो यहाँ पर क्लास 1 के अंतर्गत नियरेस्ट लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन होगा उनके क्षेत्र के अंतर्गत वहाँ पर पैनल लॉयर जो भी होंगे उन्हें वहाँ पर लीगल एड क्लिनिक्स में तैनाती कर दी जाएगी। डेट मीन्स जो भी पैनल लॉयर्स हैं या फिर रिटेनर्स लॉयर हैं उन्हें लीगल एड क्लिनिक्स में अपने क्षेत्र में वहाँ पर लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन के द्वारा वहाँ पर तैनाती की जाएगी। और यहाँ से क्लास 2 में दिया हुआ है अगर कोई वैसा मैटर होता है तो वहाँ पर हैंडल किया जाएगा जो लॉयर्स वहाँ पर भेजे गए हों उनके द्वारा। यहाँ पर किसी भी तरह का जो मैटर होगा उन्हें हैंडल किया जाएगा और उस लीगल सर्विसेज को कंटिन्यू रखा जाएगा। तो ये दिया हुआ है सेक्शन 6 में। और नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट बाय लॉयर्स इन द लीगल एड क्लिनिक्स। डेट मीन्स विधिक सहायता क्लिनिक में वकीलों द्वारा मिलने की आवर्ती। तो यहाँ जो भी लोकल रिक्वायरमेंट्स है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स है वो सब सारे लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन के द्वारा उस क्षेत्र में डिसाइड किया जाएगा और वहाँ पर लॉयर्स को भी भेजा जाएगा विजिट करने के लिए, ताकि जो लीगल एड क्लिनिक्स है वहाँ पे उनकी जो डिमांड है या फिर किसी भी तरह का प्रोवाइड करना हो कोई भी लीगल सर्विस तो वो इंस्टीट्यूशन के द्वारा वहाँ पे कंसीडर किया जाएगा और यहाँ पर लॉयर्स को जो है भेजा जाएगा उस क्षेत्र में ताकि उस डिसाइड वहाँ पे जो भी डिमांड हो या फिर वहाँ पे किसी भी तरह का जो रिक्वायरमेंट हो सिचुएशन के हिसाब से वो कर सके लीगल एड क्लिनिक्स में। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंट विजिट्स ऑफ लॉयर इन द लीगल एड क्लिनिक्स जरूरी है। तो सेक्शन 7 में इसे डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 8 सिलेक्शन ऑफ लॉयर्स फॉर मैनिंग द लीगल एड क्लिनिक्स। डेट मीन्स जो भी यहाँ पर विधिक सहायता क्लिनिकों के प्रबंध के लिए वकीलों का चयन। डेट मीन्स सिलेक्शन ऑफ लॉयर फॉर मैनिंग द लीगल एड क्लिनिक्स। यहाँ पर क्लास 1 के अंतर्गत जो भी पैनल लॉयर या फिर रिटेनर लॉयर है जिनके पास स्किल्स होना चाहिए ताकि वो डिस्प्यूट जो भी हो उसका सेटलमेंट कर सके। और अगर कोई वैसा लीगल एड क्लिनिक्स में डिस्प्यूट आ रहा है तो उन्हें सेटलमेंट करना होगा, जो उन्हें इस चीज़ के लिए वहाँ पर तैनाती भी किया जाएगा उन वकीलों को। साथ में यहाँ पर वुमेंस लॉयर को है वो प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर उनके पास एटलीस्ट 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस है। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 9 है लीगल सर्विस इन द लीगल एड क्लिनिक्स। डेट मीन्स लीगल सर्विसेज इन द लीगल सहायता क्लिनिक में विधिक सेवाएं। तो वो क्या है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर क्लास 1 के अंतर्गत जो भी लीगल सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है रेंडर किया जा रहा है लीगल एड क्लिनिक्स में वो एक बहुत ही बड़ी मात्रा में होता है जो एक्चुअली किया जाता है। और साथ में क्लास 2 में दिया हुआ है जो भी लीगल एड क्लिनिक्स है उनका वर्क जो होता है सिंगल विंडो फैसिलिटी होना चाहिए, जो डिसएडवांटेज पीपुल जो सॉल्व नहीं कर सके अपना लीगल प्रॉब्लम्स तो उन्हें भी मदद किया जाए, वो सब लोगों को मदद किया जाए। तो ये दिया हुआ है 9 के अंतर्गत में। और थर्ड यहाँ पर दिया हुआ है जो भी लीगल एडवाइस है अदर सर्विसेज है जैसे कि एप्लीकेशन या फिर जॉब कार्ड तैयार करना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी के अंतर्गत में स्कीम आइडेंटिटी कार्ड या फिर कोई भी अदर जो हेल्पिंग सिचुएशन तरह हो सके जो लोगों के लिए हेल्प हो सके वो सब सारी चीज़ यहाँ पर किया जाएगा इनके द्वारा और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा।
जो लीगल सर्विस प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये दिया हुआ है सेक्शन 9 के अंतर्गत। और यहाँ पर 10 में दिया हुआ है फंक्शन ऑफ पारा लीगल वॉलंटियर इन द लीगल एड क्लिनिक्स। डेट मीन्स क्या फंक्शन होगा पारा लीगल वॉलंटियर का जो लीगल एड क्लिनिक्स में होगा। तो यहाँ पर क्लाउज 1 के अंतर्गत जो भी पारा लीगल वॉलंटियर होंगे वो इंगेज होना चाहिए। डेट मीन्स उन्हें भेजा जाएगा लीगल एड क्लिनिक्स में, जहाँ पर इनिशियली उन्हें एडवाइस करना है हर एक लोगों को लीगल सर्विस लेने के लिए, जो स्पेशली किसी भी तरह का पढ़े लिखे नहीं हो, जो जिनको पता नहीं हो कुछ, उन्हें लोगों को जागरूक करना होगा। और साथ में यहाँ पर ड्राफ्टिंग पिटीशन को लेकर, रिप्रेजेंटेशन को लेकर, नोटिस, फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म, इस तरह का जितने भी गवर्नमेंट स्कीम भी है उन सभी का बेनिफिट उन लोगों तक पहुंचाना होगा, उनको बताना होगा। तो ये इनका एक्चुअली फंक्शन जो है पारा लीगल वॉलंटियर का, ये होता है लीगल एड क्लिनिक्स में। और क्लास 2 के अंतर्गत जो भी पारा लीगल वॉलंटियर है उनको जैसा नेसेसरी समझे वो लीगल सर्विस जो भी गवर्नमेंट ऑफिस या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल के अंतर्गत में उन्हें सॉल्व करना हो लोगों का प्रॉब्लम जो स्कीम को लेकर हो सकता है, या फिर उनसे रिलेटेड कुछ भी जो इशू आ सकता है, तो वो उन्हें लीगल सर्विस प्रोवाइड करेंगे पारा लीगल वॉलंटियर। और नेक्स्ट यहाँ पर क्लास 3 में दिया हुआ है अगर सर्विस डेट मीन्स लॉयर्स के द्वारा लीगल एड क्लिनिक्स में पारा लीगल वॉलंटियर में अगर बिना देरी किए हुए भी वहाँ पर जो भी लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन के द्वारा सर्विस लॉयर को प्रोवाइड नियरेस्ट में भेजा जाए, तो वहाँ पर बिना देरी किए हुए उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना है। तो ये सारा वर्क होता है। और भी यहाँ पर इमरजेंसी केस में पारा लीगल वॉलंटियर के द्वारा वो सारे पर्सन को लीगल सर्विस प्रोवाइड करेंगे जो लीगल एड क्लिनिक्स लेने के लिए इच्छुक हो, या फिर जो भी नियरेस्ट लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत में दिया गया हो। तो ये सारा दिया हुआ है 10 में जो फंक्शन ऑफ पारा लीगल वॉलंटियर है लीगल एड क्लिनिक्स के अंतर्गत में। अब इसी चीज़ को अगर हम हिंदी में देखें, सेक्शन 6 की बात करें यहाँ पर, तो विधिक सहायता क्लिनिक में वकीलों की तैनाती। तो यहाँ पर क्लास 1 के अंतर्गत क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाला निकटम विधिक सेवा संस्थान विधिक सेवा क्लिनिक में अपने पैनल वकीलों या फिर पक्ष वकीलों को तैनात कर सकेगा। तो ये दिया हुआ है विधिक सहायता क्लिनिक में वकीलों की तैनाती, जो यदि मामले को किसी ऐसे वकील को सौंपा जाता है जिसमें लंबी अवधि के दौरान उसके अनुवर्तन या निरंतर ध्यान देने की अपेक्षा है था, तो उसी वकील को जिसे मामला सौंपा गया था विधिक सेवा जारी करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। तो ये सेक्शन 6 के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास धारा 7 है। 7 के अंतर्गत विधिक सहायता क्लिनिक में वकीलों द्वारा मिलने वाली आवर्ती। तो यहाँ पर जो भी स्थानीय अपेक्षाओं और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाली विधि सेवा संस्था विधि सहायता क्लिनिकों में वकील के मिलने की आवृत्ति विनिश्चित कर सकेगा। और यदि निरंतर निरंतर विधिक सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए स्थितियों की मांग है, तो ऐसी विधिक सेवा संस्था विधिक सहायता क्लिनिकों में वकील के बराबर मिलने की व्यवस्था पर विचार कर सकेगा। तो ये दिया हुआ है सेक्शन 7 के अंतर्गत। इसी तरीके से यहाँ पर 8 में दिया हुआ है धारा 8 के अंतर्गत विधिक सहायता क्लिनिकों के प्रबंध के लिए वकीलों का चयन। तो ये दिया हुआ है 8 में। और 9 में दिया हुआ है धारा 9 में विधिक सेवाएं। तो विधिक सहायता के लिए क्लिनिकों में जो विधिक सेवाएं हैं वो क्या किया जाएगा, वो धारा 9 के अंतर्गत देखने को मिलता है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर इसे पढ़ भी सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है धारा 10 विधिक सहायता क्लिनिकों में पारा विधिक सेवकों में कृत्य। तो ये दिया हुआ है धारा 10 में, जिसे आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और इसे पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं धारा 11 विधिक सहायता क्लिनिक की अवस्थिति। तो यहाँ पर क्लॉज 1 के अंतर्गत विधिक सहायता क्लिनिक ऐसे स्थानों पर अवस्थित होंगे जहाँ परिक्षेत्र के व्यक्ति सहजता से पहुँच सके। तो ऐसे जगह पे इसकी इस्टेब्लिशमेंट किया जा सकता है। और क्लास 2 के अंतर्गत विधिक सेवा संस्था स्थानीय निकाय संस्थानों जैसे ग्राम पंचायत से अनुरोध कर सकेंगे कि वह विधिक सहायता क्लिनिक की स्थापना के लिए कोई कक्ष उपलब्ध कराए। तो ये भी किया जा सकता है, परंतु यदि ऐसा कोई कक्ष उपलब्ध नहीं होता है तब तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सहायता क्लिनिक की स्थापना के लिए अनुकल्पित अवस्थान उपलब्ध होने तक किराए पर कक्ष उपलब्ध कराएगा। तो ये भी यहाँ पर दिया हुआ है सेक्शन 11 के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारे पास है धारा 12 विधिक सहायता क्लिनिक के लिए सुविधाजनक कक्ष प्राप्त कराने में स्थानीय निकाय संस्थानों की सहायता। तो क्लॉज 1 के अंतर्गत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ग्राम पंचायत मंडल या ब्लॉक पंचायत या फिर नगर पालिका और निगम आदि जैसे स्थानीय निकाय संस्थाओं में अपेक्षा करेगा कि वे विधिक सहायता क्लिनिक के कार्यकरण के लिए स्थान उपलब्ध कराए। और क्लॉज 2 में दिया हुआ है चूंकि विधिक सहायता क्लिनिक परिक्षेत्र में लोगों की पर सुविधा के लिए होता है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जोर दे सकेगा कि स्थानीय निकाय संस्था और प्रशस्त विधिक सहायता क्लिनिकों के कार्यक्रम में सहयोग करे। तो ये जो है किया जा सकता है, जो स्थापना किया जाएगा किसी रेंट में या फिर क्लिनिक का, वो यहाँ पर सहयोग कर सकता है, जो विधिक सहायता भी हो सकता है स्थानीय संस्थाओं के द्वारा धारा 12 के अंतर्गत में। नेक्स्ट हमारे पास है 13 नंबर में विधिक सहायता क्लिनिक के नाम को प्रदर्शित करने वाला साइन बोर्ड। तो यहाँ पर क्लॉज 1 के अंतर्गत में अंग्रेजी और स्थानीय भाषा दोनों में एक साइन बोर्ड होगा जिसमें विधिक सहायता क्लिनिक के नाम
कार्य घंटे और दिनों जिनको विधिक सहायता क्लिनिक खुला रहेगा उल्लेख होगा। और क्लॉज 2 के अंतर्गत में यहाँ पर विधिक सहायता क्लिनिक के कार्य घंटे राज्य क्षेत्रीय अधिकारित रखने वाली विधिक सेवा संस्थान द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के परामर्श से विनियमित किए जाएंगे, परंतु परिक्षेत्र में लोगों की स्थानीय शर्तों और अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए विधिक सहायता क्लिनिक सभी रविवारों और अवकाशों के दिनों का कार्य करेंगे। तो ये भी दिया हुआ है सेक्शन 13 में। नेक्स्ट यहाँ पर धारा 14 है, इसमें विधिक सहायता क्लिनिक में अवसंरचना, डेट मीन्स प्रत्येक सहायता क्लिनिक में कम से कम मूलभूत और आवश्यक फर्नीचर जैसे एक मेज और 5 से 6 कुर्सियां होगी। तो इतना होना जरूरी है जो विधिक सहायता क्लिनिक में होना चाहिए। और क्लास 2 के अंतर्गत में यदि विधिक सहायता क्लिनिक की स्थापना किसी स्थानीय निकाय संस्थानों के भवन में की जाती है तो ऐसे स्थानीय निकायों में अनुरोध किया जाएगा कि वे विधिक सहायता क्लिनिक में उपयोग के लिए आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध कराएं। और 3 में लिखा हुआ है, यदि विधिक सहायता क्लिनिक किसी किराए पर लिए गए परिसर में स्थापित किया जाता है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सहायता क्लिनिक में अपेक्षित फर्नीचर उपलब्ध करा सकेगा, परंतु यदि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास विधिक सहायता क्लिनिक स्थापित करने के लिए अपना भवन है तो अवसंरचनात्मक सुविधाएं ऐसे प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रचार, डेट मीन्स प्रचार जो है धारा 15 में डिफाइन किया हुआ है। इसके अंतर्गत क्लास 1 में दिया हुआ है, स्थानीय निकाय संस्थाओं से अनुरोध किया जाता है कि वे क्लिनिक का पर्याप्त प्रचार करें। क्लास 2 के अंतर्गत स्थानीय निकाय संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाए कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र या वार्ड में लोगों तक विधिक सहायता क्लिनिक की उपयोगिता के संदेश का प्रसार करें। तो ये दिया हुआ है क्लास 2 के अंतर्गत में। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर विधिक सेक्शन 16 है, धारा 16 के अंतर्गत में विधिक सहायता क्लिनिक में पराविधिक स्वयंसेवी या वकीलों विवादों को सौहार्दपूर्ण रूप से सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो भी विधिक सहायता क्लिनिक में लगे हुए पराविधिक स्वयंसेवी या फिर वकील विधिक सहायता क्लिनिकों में लाए गए व्यक्तियों के पूर्व मुकदमा विवादों को समाधान करने का प्रयास करेंगे। और क्लास 2 के अंतर्गत में यदि पराविधिक स्वयंसेवक या वकील या महसूस करते हैं कि ऐसा विवाद अनुकूलित विवाद समाधान तंत्रों के माध्यम से सुलझाया जा सकता है तो वे वैसे विवादों को राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाली विधिक सेवा संस्था या फिर जिला अनुकूलित विवाद समाधान केंद्र को निर्दिष्ट कर सकेगा। तो ये दिया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है 16 में, धारा 16 में। नेक्स्ट है हमारे पास विधिक सहायता क्लिनिकों में सेवाएं प्रदान करने वाले वकीलों और पराविधिक स्वयंसेवियों के मानदेय। अपडेट में से उनको क्या मिलेगा पेमेंट, वो यहाँ पर दिया हुआ है 17 में। तो यहाँ पर क्लास 1 के अंतर्गत में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अधीन रहते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के परामर्श से विधिक सहायता क्लिनिक में लगे हुए वकीलों और पराविधिक स्वयंसेवकों को मानदेय नियत कर सकेगा, परंतु ऐसा मानदेय वकीलों के लिए कम से कम 500 रुपये प्रतिदिन और पराविधिक स्वयंसेवियों के लिए 250 रुपये प्रतिदिन होगा। क्लास 2 में दिया हुआ है, उन मामलों में जहां विधिक सहायता क्लिनिक उन कठिन भूभागों में और सुदूर स्थानों में जहां परिवहन सुविधाएं अपर्याप्त है स्थित है वहां विशेष महत्व दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है सेक्शन 18, निकटतम विधिक सहायता क्लिनिकों में या अपने परिसरों के निकट लोक अदालतें आयोजित करना। तो यहाँ पर क्लास 1 में राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाली निकटतम विधिक सेवा संस्था या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सहायता क्लिनिक में या उसके आसपास के क्षेत्र में पूर्व मुकदमा विवादों के लिए अदालतें आयोजित कर सकेगा। तो ये दिया हुआ है 18 सेक्शन 18 धारा 18 क्लास 1 के अंतर्गत में। क्लास 2 के अंतर्गत में दिया हुआ विधिक सहायता क्लिनिक से भेजे गए विवादों के पूर्व मुकदमा निपटारे के लिए आयोजित लोक अदालतें धारा 20 की उपधारा 2 में विहित प्रक्रिया और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण लोक अदालत विनियम 2009 के उपबंधों का भी अनुसरण करेंगे। तो ये डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 18 धारा 18 के अंतर्गत में। नेक्स्ट हमारे पास है विधिक सहायता क्लिनिक का प्रशासनिक नियंत्रण। डेट मीन्स प्रशासनिक नियंत्रण क्या होगा विधिक सहायता क्लिनिक के ऊपर, वो हम देख लेते हैं धारा 19 में। तो यहाँ पर क्लास 1 में दिया हुआ है, विधिक सहायता क्लिनिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे। और क्लास 2 में दिया हुआ है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को विधिक सहायता क्लिनिकों के कार्यकरण के संबंध में निर्देश या मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करने की शक्ति प्राप्ति होगी। तो ये डिफाइन किया हुआ है क्लास 2 में 19 के अंतर्गत में। नेक्स्ट हमारे पास धारा 20 है, 20 के अंतर्गत में लिखा हुआ अभिलेखों और रजिस्टरों का रख रखाव। डेट मीन्स यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे या फिर रजिस्टर होंगे उसका रख रखाव यहाँ पर दिया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है धारा 20 में। यहाँ पर क्लास 1 में दिया हुआ विधिक सहायता क्लिनिक में सेवा प्रदान कराने वाले वकील और पारा विधिक स्वयंसेवियों विधिक सहायता क्लिनिक में रखे गए रजिस्टर में अपना उपस्थिति अभिलेखित करेंगे। तो वहाँ पर जो भी प्रेजेंट होंगे पारा वॉलंटियर या फिर लॉयर्स वकील, तो उनका जो है अपना उपस्थित उस रजिस्टर में दिखाना है
और उपस्थित करना है। और क्लास 2 में दिया हुआ विधिक सेवाओं की मांग करने वाले व्यक्तियों के नाम और पते, ऐसे वकील या पारा विधिक स्वयंसेवकों का नाम जो विधिक सहायता क्लिनिक सेवाएं प्रदान करता है, प्रदान की गई सेवा की प्रकृति, वकील की टिप्पणियां और विधिक सेवाओं की मांग करने वाले हस्ताक्षर को अभिलिखित करने के लिए प्रत्येक विधिक सहायता क्लिनिक में एक रजिस्टर होगा। तो ये सब दिया हुआ है जो भी धारा 20 के अंतर्गत, वो आप फॉलो करना है, जो हर एक वॉलेंटियर और लॉयर्स को फॉलो अप करना है। क्लास 3 में दिया हुआ विधिक सहायता क्लिनिकों के अभिलेख विधिक सहायता सेवाओं के अध्यक्ष या सचिव के अधीन होंगे, जिनके उसके ऊपर राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है। और क्लास 4 के अंतर्गत दिया हुआ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सहायता क्लिनिक से अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे अन्य रजिस्टर जिनकी अपेक्षा की जाए उन्हें भी रखे। नेक्स्ट यहाँ पर क्लास 5 में दिया विधिक सहायता क्लिनिक में पराविधिक सहयोगियों और वकीलों का यह कर्तव्य होगा कि वह जब कभी अपेक्षा की जाए राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाली विधिक सेवा संस्था को रजिस्टर सौंपे। तो ये चीज़ दिया हुआ है धारा 20 के अंतर्गत। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है धारा 21, चल लोक अदालत यान का उपयोग। तो यहाँ पर विधिक सहायता क्लिनिक में विधिक सेवा प्रदान करने वाले वकील या फिर पाराविधिक सहयोगी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से अनुरोध कर सकेंगे कि वे उनके द्वारा पहचान किए गए विवादों के निपटारे के लिए विधिक सहायता क्लिनिक लोक अदालत न्यायपीठ के सदस्यों सहित चल लोक अदालत वेन भेजे। तो ये इनके द्वारा डिमांड किया जा सकता है, अनुरोध किया जा सकता है। और लोक अदालत की प्रक्रियाओं के आयोजित करने हेतु सुविधाओं से युक्त मोबाइल लोक अदालत वैन का प्रयोग विधिक सहायता क्लिनिक या उसके पास या गांव में मेला एवं अन्य त्यौहारिक अवसरों पर लोक अदालत आयोजित करने के हेतु प्रयोग की जा सकती है। तो ये भी दिया हुआ है धारा किसके अंतर्गत में। नेक्स्ट हमारे पास है विधि छात्रों द्वारा लीगल एड क्लिनिक विधिक सहायता क्लिनिक का संचालन। तो उपरोक्त विनियम विधि महाविद्यालय विद्यालयों और विधि विश्वविद्यालयों द्वारा स्थापित लीगल एड क्लिनिक्स के छात्रों को यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे, परंतु यह कि उपरोक्त विनियम अंतर्गत स्थापित लीगल एड क्लिनिक विधि महाविद्यालय विश्वविद्यालयों के छात्रों द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अनुज्ञा में अनुपयोग किया जा सकता है। तो ये दिया हुआ विधिक छात्र द्वारा जो लीगल एड क्लिनिक्स में संचालन भी कर सकते हैं धारा 22 के अंतर्गत। उसी तरीके से यहाँ पर 23 में दिया हुआ है विधिक सहायता शिविरों हेतु विधि के छात्र किसी ग्राम को चुन अपना सकते हैं। तो यहाँ पर विधि महाविद्यालय या फिर विधि विश्वविद्यालय के विधि छात्रगण एक ग्राम को एडप्ट कर सकते हैं, जहाँ पर विशेषकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में और उपरोक्त विनियम के अंतर्गत स्थापित विधिक सहायता क्लिनिक के सहयोग से विधिक सहायता शिविरों का आयोजन कर सकते हैं। तो ये दिया हुआ है एक छात्र नेट मीन्स जो भी लॉ छात्र है उनके लिए कि वो क्या कर सकते हैं। तो उनके पास ये पावर दिया गया है, वो भी ऐसा छात्रगण जो है ग्राम पर एडप्ट करके एक वहाँ की जो भी प्रॉब्लम है वो सहयोग कर सकते हैं, उन लोगों को सहायता कर सकते हैं शिविरों का आयोजन करके। नेक्स्ट क्लॉज में दिया हुआ है 2 में विधि छात्र पैरा लीगल वॉलेंटियर जो लीगल एड क्लिनिक से संबंध है के सहयोग के स्थानीय लोगों की विधिक समस्याओं को चिन्हित करने हेतु सर्वे आयोजित कर सकते हैं। 3 क्लॉज में दिया है उप विनियम 2 में संबंधित सर्वे से ऐसी सूचनाएं संकलित की जा सकती है जो वर्तमान वादों से संबंधित है और न्यायालय में वाद दायर करने के पूर्व से असंकल्पित विवादों से भी संबंधित है। उसी तरीके से यहाँ पर क्लॉज 4 में भी डिफाइन किया गया है और 5 में भी ऐसे छात्र के पास दिया गया है कुछ पावर्स। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 24 है विधि महाविद्यालयों या फिर विधि विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं से संबंध विधिक सहायता क्लिनिक्स। तो यहाँ पर क्लॉज 1 में दिया हुआ है विधि महाविद्यालय या फिर विधि विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाएं लीगल एंड क्लिनिक की स्थापना क्लिनिकल विधिक शिक्षा के भाग के रूप में धारा 4 के खंड का धारा 4 के खंड ए में प्रकलिप्त अनुसार स्थापित कर सकते हैं। और क्लास 2 में दिया हुआ है ऐसी विधिक सहायता क्लिनिक जो स्थापित करने वाले विधि महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय या फिर अन्य संस्थाएं जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को ऐसे स्थापन के संबंध में करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्लाउज है 3 में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जैसे विधिक सहायता क्लिनिक के संचालन हेतु आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे और ऐसी विधिक सहायता क्लिनिक के कार्यकल्पों को आगे बढ़ाने हेतु आवश्यक कदम उठाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ दिया हुआ है। और लास्ट 4 में दिया हुआ है अंतिम वर्ष की कक्षाओं के छात्र अपनी संस्था के संकाय सदस्य के पर्यवेक्षण के अधीन ऐसे विधिक सहायता क्लिनिक में विधिक सहायता प्रदान कर सकेंगे। तो ये सब जितना भी रूल्स दिया हुआ है ये 24 धारा के अंतर्गत दिया हुआ है। और यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट धारा है विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित पारा विधिक सहयोगियों की सेवाएं विधि महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विधिक सहायता क्लिनिक में उपलब्ध कराई जाए। डेट मीन्स जो भी प्रशिक्षित पारा विधिक सहयोग निःशुल्क विधिक सेवाओं की मांग करने वाले व्यक्तियों की सहायता करने वाले और संकाय के सदस्यों और छात्रों के साथ
अन्यों नगरीय करने के लिए नियम 24 के अधीन स्थापित विधिक सहायता क्लिनिकों में तैनात किए जाए। तो ये दिया हुआ 24 धारा में। लास्ट यहाँ पर धारा जो है 26, इसमें दिया हुआ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा विधिक सहायता क्लिनिकों के कार्यकरण के आवधिक पूर्ण लोकन संचालित करना। डेट मीन्स राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और विधि विधि महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या फिर उनकी अधिकारिता में कार्यरत विधिक सहायता क्लिनिकों के कार्यकरण पर मासिक रिपोर्ट एकत्रित करेगा। और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 3 मास में कम से कम एक बार या अधिक 12 बार ऐसे विधिक सहायता क्लिनिकों के कार्यकरण का आवधिक पूर्ण विलोकन संचालित करेगा। और थर्ड क्लास में दिया हुआ जो भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सहायता क्लिनिकों में सेवाओं का सुधार करने के लिए समय समय पर या सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी कर सकेगा कि समाज के कमजोर वर्गों के सदस्यों को दक्ष रीति में विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। और क्लाउज 4 में दिया हुआ जो भी राज्य विधिक की अधिकारिता के भीतर विधिक सहायता क्लिनिकों के कार्यकरण के बारे में त्रैमासिक रिपोर्ट राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजेगा। तो ये जो डिफाइन किया हुआ है सेक्शन धारा 26 के अंतर्गत डिफाइन किया गया। इसी चीज़ को हम अगर हम इंग्लिश में डिस्कस करें तो यहाँ पर जैसे कि मैंने हिंदी में बता दिया है, अब जो इंग्लिश कैंडिडेट्स जो देखना चाह रहे हैं वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। धारा हमने 10 के अंतर्गत देखा था फंक्शन ऑफ पारा लीगल वॉलंटियर इन द लीगल एड क्लिनिक्स। अब यहाँ पर 11 के अंतर्गत लोकेशन ऑफ लीगल एड क्लिनिक्स, डेट मीन्स लीगल एड क्लिनिक्स के लिए लोकेशन क्या हो सकता है। तो यहाँ पर क्लॉज 1 में दिया हुआ जो भी लीगल एड क्लिनिक्स है वो लोकेट करेंगे वैसे प्लेस पे जहाँ पर लोगों के लिए इजी एक्सेस कर सके, डेट मीन्स जहाँ पर लोग उसे उस लोकेशन पे इजीली वहाँ पे पहुँच सके और लोकेलिटी में वहाँ पर लीगल एड क्लिनिक्स के लिए भी उस जगह भी आसान हो। तो वैसे जगह पे लीगल एड क्लिनिक्स का स्थापित किया जाएगा। और 2 के अंतर्गत जो भी लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन है वो रिक्वेस्ट करेगी लोकल बोर्ड इंस्टीट्यूशन को ताकि जो विलेज पंचायत हो वहाँ पे एक रूम दिलवा सके और वहाँ पे लीगल एड क्लिनिक्स इस्टेब्लिश किया जा सके। अगर वैसा रूम अवेलेबल नहीं होता है तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वहाँ पे रेंट पे कहीं भी ले सकती है रूम, जो इस लीगल एड क्लिनिक्स का इस्टेब्लिशमेंट किया जा सकता है और उसको प्रचालन डेट मीन्स उसका संचालन किया जा सकता है। उसी तरीके से 12 में दिया हुआ है सेक्शन 12 में ऑफ द लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशन इन ऑब्टेनिंग अ कन्वीनिएंट रूम फॉर द लीगल एड क्लिनिक्स, डेट मीन्स यहाँ पर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पर लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशन जो भी होंगे विलेज पंचायत या फिर मंडल या फिर ब्लॉक पंचायत या फिर म्यूनसिपलिटी या कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा उनके द्वारा यहाँ पर स्पेस जो है प्रोवाइड किया जाएगा जो लीगल एड क्लिनिक्स के लिए हो और उनके फंक्शन चल सके। और यहाँ पर क्लास 2 के अंतर्गत जो भी लीगल एड क्लिनिक्स है उनके बेनिफिट लोगों तक उस लोकेलिटी में लोगों तक बेनिफिट पहुँचने के लिए यहाँ पर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे सारे फंक्शन को वहाँ पर कोऑपरेट करना के लिए भी आदेश जारी कर सकता है ताकि जो भी लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर या फिर जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है वो कोऑपरेट करे और लीगल एड क्लिनिक्स को फंक्शन करने में सहायता कर सके। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 13 के अंतर्गत में साइन बोर्ड एग्जिबिटिंग द नेम ऑफ द लीगल एड क्लिनिक्स। तो यहाँ पर क्लास 1 में दिया हुआ है जो भी साइन बोर्ड है इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज, उस गांव का जो भी लोकल लैंग्वेज होगा और इंग्लिश वर्ड ये दोनों लैंग्वेज में वहाँ पर साइन बोर्ड में लिखा जाएगा जो लीगल एड क्लिनिक्स का नाम होना चाहिए, वर्किंग आवर होना चाहिए और कौन कौन से दिन में वहाँ पर होंगे या फिर ओपन किए जाएंगे वो सब सारी चीज़ वहाँ पे साइन बोर्ड में होना चाहिए। क्लास 2 के अंतर्गत में लीगल एड क्लिनिक्स जो वर्किंग आवर है वो लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन के द्वारा उस क्षेत्र में और उस क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के कंसल्टेशन के ऊपर वहाँ पर कंडीशन लोकल कंडीशन और रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर वहाँ के लोगों को ज़रूरत है तो वो संडे और हॉलीडे ऐसे दिनों में भी वो खुला रहेगा और लीगल एड क्लिनिक्स के द्वारा फंक्शन किया जाएगा सर्विसेज। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 14 है इंफ्रास्ट्रक्चर इन दी लीगल एड क्लिनिक्स। तो जो भी यहाँ पर लीगल एड क्लिनिक्स है उनको एटलीस्ट कम से कम जो भी बेसिक और एसेंशियल फर्नीचर चाहिए जैसे कि एक टेबल और 5 से 6 कुर्सियाँ तो वो प्रोवाइड किया जा सकता है। और 2 क्लास के अंतर्गत में जो भी लीगल एड क्लिनिक्स है अगर वो लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग में इस्टेब्लिश किया गया हो तो वहाँ पर लोकल बॉडीज़ से रिक्वेस्ट कर सकती है कि वो उन्हें प्रोवाइड करे एसेंशियल फर्नीचर जो लीगल एड क्लिनिक्स के लिए यूज़ हो सके। नेक्स्ट यहाँ पर 3rd क्लास में लीगल एड क्लिनिक्स जो भी इस्टेब्लिशमेंट किए जाएंगे वहाँ पर अगर कोई भी घर को हायर किया जा रहा है, कोई भी रूम में हायर किया गया है, किराए पे लिया गया है तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी वहाँ पे प्रोवाइड करेगी फर्नीचर जो बेसिक फर्नीचर हो सके, रिक्वायर्ड हो सके लीगल एड क्लिनिक्स के लिए। और अगर डिस्ट्रिक्ट लीगल एड अथॉरिटी सर्विस अथॉरिटी वहाँ पे अगर उनका अपना बिल्डिंग है इस्टेब्लिश किया गया लीगल एड क्लिनिक्स में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाएगा अथॉरिटी के द्वारा अगर उनका अपना बिल्डिंग रहेगा तब। तो ये चीज़ दिया हुआ है सेक्शन 14 के अंतर्गत में। अब यहाँ पर सेक्शन 15 में है पब्लिसिटी। तो लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है यहाँ पर पब्लिसिटी किया जाएगा लीगल एड क्लिनिक्स का ताकि जो भी लोकल वहाँ पर लोगों है उनको तक पहुँच पाए, ये चीज़ पब्लिसिटी हो सके। और क्लास 2 के अंतर्गत में यहाँ पर जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे वहाँ के लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशन में जो भी वार्ड होंगे मुखिया होंगे ऐसी चीज़
वो उनके द्वारा यहाँ पर स्प्रेड किया जाएगा मैसेज जो लीगल एड क्लिनिक्स को लेके हो, और लोगों तक बताया जाएगा, और उनको यहाँ पर उनके द्वारा जो है वार्ड जो भी गाँव के या फिर प्रशासनिक व्यवस्था हो उनके द्वारा यहाँ पर लोगों तक इसके बारे में बताया जाएगा, ताकि वो इनका हेल्प ले सके और लीगल एड क्लिनिक्स में अपना जाके सर्विस जो भी है प्रोवाइड वो भी करवा सके। तो ये चीज़ पब्लिसिटी जो है सेक्शन 15 के अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन है पारा लीगल वॉलंटियर और लॉयर्स इन द लीगल एड क्लिनिक्स शेल अटेम्प्ट टू रिजॉल्व डिस्प्यूट एमिसेबली। डेट मीन्स यहाँ पर पारा लीगल वॉलंटियर और लॉयर्स के द्वारा लीगल एड क्लिनिक्स में जो भी डिस्प्यूट आएंगे उन्हें रिजॉल्व किया जाएगा इनके द्वारा ही। तो ये चीज़ दिया हुआ है इसके अंतर्गत में सेक्शन 16 के अंतर्गत में। नेक्स्ट यहाँ पे है सेक्शन 17 में हॉनोरेरियम फॉर द लॉयर्स एंड पैरालीगल वॉलंटियर रेंडरिंग सर्विस इन द लीगल एड क्लिनिक। स्टेट मीन्स यहाँ पर क्या पेमेंट किए जाएंगे हॉनोरेरियम बेसिस पे जो लॉयर्स या फिर पैरालीगल वॉलंटियर को पेमेंट किए जाएंगे सर्विस के लिए लीगल एड क्लिनिक्स के लिए, वो यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 17 में। और इसके अंतर्गत में क्लॉज 1 में दिया हुआ है जो भी फाइनेंशियल रिसोर्स के अनुसार यहाँ पर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो कंसल्ट करके नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को कंसल्ट करते हुए यहाँ पर लॉयर्स और पैरालीगल का वॉलंटियर होंगे, उन्हें यहाँ पर लीगल एड क्लिनिक्स के लिए हॉनोरेरियम पेमेंट किया जाएगा, जो यहाँ पर नोट भी लेस देन होना चाहिए 500 पर डे फॉर लॉयर्स एंड 250 रुपीज़ पर डे ऑफ पारा लीगल वॉलंटियर। तो 250 रुपये पारा लीगल वॉलंटियर के लिए होगा और 500 लॉयर्स के लिए पर डे होना चाहिए। और 2 के अंतर्गत क्लॉज में दिया हुआ जो भी ऐसे केसेस में लीगल एड क्लिनिक्स के डिफाइन किए गए हैं उसे उनके पास लाया गया हो, वैसे डिफ़िकल्टीज में अगर वो चाहे तो ट्रांसपोर्ट का भी फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 18 द नियरेस्ट लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत एट द लीगल एड क्लिनिक और नियर टू इट्स प्रीमाइसेस। डेट मीन्स यहाँ पर क्लॉज 1 के अंतर्गत में 18 में दिया हुआ है कि जो भी लोक अदालत ऑर्गेनाइज किया जाएगा या फिर इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो वो लीगल एड क्लिनिक्स के जहाँ पर प्रीमाइसेस होंगे उनके नज़दीक या फिर वहाँ पर ही ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा लोक अदालत। और यहाँ पर डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए और इसलिए यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। और लोक अदालत जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा प्री लिटिगेशन जो सेटलमेंट करने के लिए डिस्प्यूट्स का, वो लीगल एड क्लिनिक्स के जो भी प्रोसीड्यूर है उसे भी फॉलो किया जा सकता है, जो सब सेक्शन 2 में दिया हुआ है सेक्शन 20 में। और ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी रेगुलेशन 2009 के प्रोविजन में दिया हुआ है। तो इस चीज़ को फॉलो करते हुए यहाँ पर उस डिस्प्यूट को सेटलमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 19 है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द लीगल एड क्लिनिक्स। डेट मीन्स यहाँ पर जो भी लीगल एड क्लिनिक्स है उनके ओवर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव किया जाएगा, वो कंट्रोल जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास होगा। और क्लॉज 2 के अंतर्गत यहाँ पर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पर पावर है उनके पास कि वो इशू करेगी इंस्ट्रक्शन और रेगुलेशन जो वर्किंग को लेकर हो लीगल एड क्लिनिक्स का। और नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन है 20 मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड रजिस्टर्स। डेट मीन्स यहाँ पर जो भी लॉयर्स या फिर पारा लीगल वॉलंटियर्स होंगे वो सर्विस जब भी यहाँ पर प्रोवाइड करें लीगल एड क्लिनिक्स के अंतर्गत में, तो यहाँ पर वो अपना अटेंडेंस रजिस्टर में मेंटेन जरूर करें जो लीगल एड क्लिनिक्स का रजिस्टर होगा। और साथ में यहाँ पर जिस पारा लीगल वॉलंटियर के द्वारा या फिर लॉयर्स के द्वारा जो भी सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा हो लोगों को, उनका सारा डिटेल्स यहाँ पर रजिस्टर के अंतर्गत में मेंटेन किया जाएगा। और इसी तरीके से जब भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा रिक्वायर्ड हो रहे हैं तब वो अपने रजिस्टर को मंगवा सकती है और वो चेक रिव्यू कर सकती है इसके अंतर्गत में जो भी डिटेल्स वहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ दिया हुआ है सेक्शन 20 के अंतर्गत में, जहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड रजिस्टर्स का यहाँ पर बात कहा गया है। सेक्शन 21 में दिया हुआ है यूज़ ऑफ मोबाइल लोक अदालत व्हीकल। डेट मीन्स यहाँ पर अगर लॉयर्स या फिर जो लीगल सर्विस के तौर पे काम कर रहे हैं लीगल एड क्लिनिक्स में या फिर पारा लीगल वॉलंटियर हैं, उनके रिक्वेस्ट पर यहाँ पर डालसा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पर भेजा जा सकता है जो मोबाइल लोक अदालत वैन है। डेट मीन्स मोबाइल लोक अदालत वैन भी भेजा जाएगा, जो मेंबर्स ऑफ लोक अदालत बेंच भी यहाँ पर भेजा जाएगा जो डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है। और साथ में जो मोबाइल लोक अदालत वैन है वो फैसिलिटेट करती है सारे प्रोसीडिंग को लेकर, लोक अदालत जो यूज़ कर सकती है, कंडक्ट करवा सकती है लोक अदालत लीगल एड क्लिनिक्स के अंतर्गत। और वहाँ पे विलेज के अंदर जो विलेजेस में जो भी प्रॉब्लम है उसे भी सॉल्व कर सकती है इसके यूज़ करने पे। और यहाँ पर सेक्शन 22 दिया हुआ है लीगल एड क्लिनिक्स रन बाय द लॉ स्टूडेंट्स। डेट मीन्स यहाँ पर लॉ स्टूडेंट्स के द्वारा भी लीगल के एड क्लिनिक्स जो है सेटअप किया जा सकता है और लॉ कॉलेज लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा भी चलाया जा सकता है। और यहाँ पर जो भी लॉ कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया जा सकता है लीगल एड क्लिनिक्स, जो इस रेगुलेशन के तहत में यहाँ पर परमिशन लेकर वो चला सकती है, जो परमिशन लेना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का यहाँ पर परमिशन लेना है। और सेक्शन 23 में दिया हुआ है लॉ स्टूडेंट्स में एडप्ट अ विलेज फॉर लीगल एड कैंप्स। डेट मीन्स लॉ स्टूडेंट्स जो है एक लॉ कॉलेज है या फिर यूनिवर्सिटी है जो एक विलेज को एडप्ट कर सकती है और उन्हें रूरल एरियाज ग्रामीण क्षेत्र को वहाँ पर
ऑर्गेनाइज करवा सकती है लीगल एड कैंप्स, जो लीगल एड क्लिनिक्स के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया जाएगा इस रेगुलेशन के अंतर्गत, और वहाँ पर लॉ स्टूडेंट्स के द्वारा, पारा लीगल वॉलंटियर के द्वारा एक साथ काम करके सर्वे भी किया जा सकता है, जो आइडेंटिफाई किया जाएगा लीगल प्रॉब्लम्स को, जो लोग वहाँ भी, जो भी लोकल पीपल होंगे। और यहाँ पे सर्वे के दौरान जो भी वहाँ पर इंफॉर्मेशन रिलेट वहाँ पे निकल कर आए, वैसे प्रॉब्लम को, वैसे डिस्प्यूट्स को समझा जाएगा, और उसे जो भी अनरिजॉल्व्ड डिस्प्यूट होंगे उसे भी यहाँ पर सर्वे के अंतर्गत में लिया जाएगा। तो ये सब सारे चीज़ लॉ स्टूडेंट्स के द्वारा भी किया जा सकता है लीगल एड कैंप्स। 24 में दिया हुआ है सेक्शन में, लीगल एड क्लिनिक्स अटैच टू द लॉ कॉलेज, लॉ यूनिवर्सिटी एंड अदर इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अदर इंस्टीट्यूशन के द्वारा भी यहाँ पर लीगल एड क्लिनिक्स जो है अटैच किया गया है, ताकि इसमें लॉ कॉलेज हो या फिर यूनिवर्सिटी हो या अदर इंस्टीट्यूशन हो, वो एक तरीके से लोकल लोगों का हेल्प कर सके जो लीगल एड क्लिनिक्स के तौर पर हो, और वहाँ पर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी इसका इस्टेब्लिशमेंट करती है। तो ये चीज़ कहा गया है सेक्शन 24 में। 25 है, सर्विसेज ऑफ पारा लीगल वॉलंटियर ट्रेंड बाय द लीगल सर्विस अथॉरिटी मे बी मेड अवेलेबल इन द लीगल एड क्लिनिक्स रन बाय द लॉ कॉलेज और लॉ यूनिवर्सिटी। डेट मीन्स यहाँ पर जो भी पारा लीगल वॉलंटियर का सर्विसेज होता है, ट्रेनिंग होता है, वो लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंतर्गत यहाँ पर अवेलेबल करवाया जाएगा, जो लीगल एड क्लिनिक्स चलाया जाए, और वो एक चलाया जा सकता है लॉ कॉलेज या यूनिवर्सिटी के द्वारा ही। लास्ट सेक्शन है 26, द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज टू कंडक्ट पीरियडिकली रिव्यू ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द लीगल एड क्लिनिक्स। तो यहाँ पर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो कंडक्ट करेगी, जो रिव्यू करेगी यहाँ पर फंक्शन लीगल एड क्लिनिक्स का, और उनके पास जो भी है कलेक्ट करेगी हर मंथली रिपोर्ट, जो डालसा से है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से है, और उसे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास भेज दिया जाएगा। और डालसा जो है लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर जो लीगल एड क्लिनिक्स फंक्शन है, वहाँ से सारा रिपोर्ट कलेक्ट करवा के मंथली सेंड करेगी। और साथ में यहाँ पर 3 मंथ्स के अंतर्गत भी कम से कम 3 महीना में एक बार यहाँ पर सर्वे किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा इनके वर्क का। तो ये सब चीज़ इंश्योर किया जाएगा इसके अंतर्गत में। तो ये जो मैं 26 सेक्शन बताया हूँ आप सभी को इंग्लिश और हिंदी में, तो जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को कंप्लीट देखें, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें, स्टार्टिंग से देखें, और साथ में ये आप एग्ज़ाम में आपके लॉ, अगर आप लॉ का पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया के थ्रू हर जगह पे जरूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि दूसरे कैंडिडेट भी इस वीडियो को देख सके। तो चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। चलिए अब देख लेते हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी लीगल एड क्लिनिक्स रेगुलेशन 2011 से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम के लिए बेनिफिट होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन है, लीगल एड क्लिनिक्स डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रेगुलेशन 2011। तो किस के अंदर ये डिफाइन किया हुआ है लीगल एड क्लिनिक्स? तो सेक्शन 2 क्लाउज सी के अंतर्गत ये डिफाइन किया हुआ है, जैसे कि आपको मैंने बताया है। और इसी तरीके से आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। तो ये मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बता रहा हूँ यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 23 इज डिफाइंड अंडर द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रेगुलेशन 2011। तो सेक्शन 23 में क्या डिफाइन किया हुआ है? लॉ स्टूडेंट्स में अडॉप्ट विलेज फॉर लीगल एड कैंप्स। तो ये डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रेगुलेशन 2011 इज डिफाइंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीगल एड क्लिनिक्स अंडर विच सेक्शन। तो सेक्शन 3 के अंतर्गत ये डिफाइन किया हुआ है जो लीगल एड क्लिनिक्स का इस्टेब्लिशमेंट किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 4 ऑफ द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रेगुलेशन 2011 इज डील्स विद। तो सेक्शन 4 डील करता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फ्री लीगल सर्विसेज इन द लीगल एड क्लिनिक्स। तो ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं और आपके एग्जाम में आएंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा है बिना स्किप किए हुए, तो आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, और यही से जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और अगर आपने अभी तक पूरा वीडियो नहीं देखा है तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, उसके बाद ही आपको ये सारे क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जाएंगे वो आपका सॉल्व हो पाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड रजिस्टर इज डिफाइंड अंडर द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी रेगुलेशन 2011। तो सेक्शन 20 में डिफाइन किया हुआ है, जो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड रजिस्टर को डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट है सेक्शन 17 ऑफ द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रेगुलेशन 2011 इज डील्स विथ। तो सेक्शन 17 डील करता है होनोरेरियम फॉर द लॉयर्स एंड पारा लीगल वॉलंटियर्स रेंडरिंग सर्विसेज इन द लीगल एड क्लिनिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हु हैज़ पावर टू एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द लीगल एड क्लिनिक्स अंडर द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रेगुलेशन 2011। तो किसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव डेटाबेस, किसके पास पावर है जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करता है लीगल एड क्लिनिक्स के ऊपर? तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ पावर टू इशू इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस ऑन वर्किंग ऑफ द लीगल एड क्लिनिक्स? तो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डेट मीन्स स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास पावर है ये इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन करने को। और नेक्स्ट है
सेक्शन 13 ऑफ द नेशनल लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी रेगुलेशन 2011 इज डील्स विद तो साइन बोर्ड एग्जिबिटिंग द नेम ऑफ द लीगल एड क्लिनिक्स। तो ये सेक्शन 13 में डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ पैरालीगल वॉलंटियर इन द लीगल एड क्लिनिक्स इज डिफाइंड अंडर द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रेगुलेशन 2011। तो सेक्शन 10 के अंतर्गत डिफाइन किया हुआ है जो फंक्शन ऑफ पैरालीगल वॉलंटियर इन द लीगल एड क्लिनिक्स डिफाइन किया हुआ है। तो ये जो भी मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ करवा दिया है, तो इसी तरीके के आपके एग्जाम में यहाँ से बीच या फिर डायरेक्ट जो सेक्शन है वही आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप में पूछे जाएंगे। और अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इंग्लिश और हिंदी दोनों छात्र के लिए है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। और साथ में जिन्होंने भी इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स हो या फिर सोशल मीडिया के ऊपर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि जो अदर कैंडिडेट है वो भी इस वीडियो को देख सके। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।